दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बाकीलाल का जवाब। ये बाकीलाल की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। बाकीलाल का जवाब। तो आखिर विक्रम सिंह और बाकीलाल विशालगढ़ में आई पहुंचे, मगर इसमें नई बात तो कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि बाकीलाल का खुरापाती दिमाग तो आज भी किसी खुरापात के लिए सक्रिय है। तो पढ़ते हैं। बाकी के साथ अपने कक्ष में उपस्थित थे राजा विक्रम सिंह। आह बाकीलाल, कितना सुकून, कितना आराम है। अपना घर आखिर अपना घर ही होता है। क्यों बाकीलाल, तुम्हारा क्या विचार है? मेरे विचार में तो महाराज अपना घर बेवकूफ लोग बनवाते हैं और उसमें रहते हैं मेरे जैसे बाकीलाल। ही। मेरा मतलब है महाराज के अभी थोड़े दिन आप तब तक तो सुकून व चैन महसूस करेंगे ही, जब तक राज कार्य का बोझ आपकी मोटी खोपड़ी पर, मेरा मतलब आपके सिर पर नहीं आ जाता। जब तक मैं विशालगढ़ का तख्ता पलटने की कोई नई व भयंकर योजना नहीं बना लेता। तुम ठीक कहते हो बाकीलाल, और वाह, झूले का भी अनोखा आनंद आ रहा है। बच्चू मोटे, झूले का आनंद तो तुझे तब आएगा जब मैं तुझे जोर का धक्का दूंगा। ही। अरे बाकीलाल, मैं गिरा धड़ाम। तू तो पहले ही बहुत गिरा हुआ है मोटे। अरे महाराज, टांग टूट गई ने? नहीं बाकीलाल, बाल बाल बच गई। क्या? फिर कुल्ले की हड्डी तो टूटी होगी। नहीं, वो अभी सलामत है। कमाल है, तो क्या सारी चोटें झूले को ही लग गई? इधर बगल वाले सन कक्ष में पलंग से नीचे गिर पड़ी स्वर्णलता। ओह, यह भूकंप कैसा आया? कहीं दूसरे कक्ष में बाकीलाल से विचार विमर्श करते महाराज गिर तो नहीं पड़े? जबकि इधर बेड़ा गर्क, सारी हड्डियां सही सलामत है। मेरा मतलब महाराज की शुक्र आप बच गए। यह सब मेरे अच्छे कर्मों का ही फल है महाराज, कि आप बच गए। वो तो ठीक है बाकीलाल, मगर मैंने बगल वाले कक्ष से कोई गट्ठर गिरने की आवाज सुनी है। वो कैसी आवाज थी? अरे महाराज, भूकंप की आवाज का मतलब आप गिरे हैं। गट्ठर गिरने की आवाज का मतलब महारानी गिरी है। उधर विशालगढ़ में आया हुआ था एक व्यक्ति, सुरता सिंह। सुनो भैया, मेरा नाम सुरता सिंह है, तुम्हारा? बुरता सिंह। अगर तुम चाहो तो ये हीरा तुम्हारा हो सकता है। अच्छा, भला वो कैसे? इतने बड़े हीरे से तो पूरा विशालगढ़ खरीदा जा सकता है। तुम्हें मेरे एक पहेली का उत्तर देना होगा। उत्तर न दे पाए तो माल से भरी ये बैलगाड़ी मेरी होगी, अन्यथा ये हीरा तुम्हारा। बोलो मंजूर? मैं एक जोहरी हूँ, और इन संदूकों में स्वर्ण धूल भरी है, जिससे मैं सोना बनाता हूँ। अगर मैं इसकी पहेली का जवाब न दे पाया तो मेरा बहुत नुकसान होगा। पर क्या पता मैं जवाब दे ही दूं, तब वह हीरा मेरा हो जाएगा। लगा ही लेता हूँ शर्त। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पहेली बूझो। अच्छा तो बताओ, गूंगा रोटी कैसे मांगेगा? बुरता सिंह ने फौरन घोड़े से नीचे उतरकर गूंगे द्वारा रोटी मांगी जाने का बिना करके दिखाया। ऊ आ। अच्छा आप बताओ कि अंधा कैसी कैसे मांगेगा? वाह, यह तो बहुत आसान प्रश्न था। बुरता सिंह ने इस बार अपनी उंगलियों को कैंची की तरह चलाया, जिसे देखने के बाद सुरता सिंह अट्ठास लगा उठा। ही। तुम शर्त हार गए बुरता सिंह, क्योंकि अंधा तो बोलकर कैंची मांगेगा। ही। क्या? स्वर्ण धूल से भरी ये बैलगाड़ी मेरी हुई। हाय, मैं लुट गया। कहीं भी कभी भी कोई भी उसका शिकार बन जाता था। तो फिर बताओ, प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर क्या है? मगर पहले ये तो बताओ कि इसमें प्रश्न कहाँ है? मैंने पूछा उत्तर क्या है। तुम नहीं बता सके तो शर्त के मुताबिक स्वर्ण मुद्राओं से भरी ये थैली मेरी हुई, क्योंकि उत्तर एक दिशा है, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ही। बू, आई मैं लुट गया। हीरे हीरे के लालच में फंसकर अपना कीमती सामान गंवा रहे थे विशालगढ़ के भोले भाले लोग। अगर तुम नहीं बता पाए तो सारे घोड़े मेरे हो जाएंगे, वरना ये हीरा तुम्हारा। ठीक है, तो फिर बताओ कि ऐसी कौन सी कली है जो खिलती नहीं? कलियां तो सभी खिलती हैं। ही, तुम हार गए। वह कली छिपकली है जो कभी नहीं खिलती। ये घोड़े मेरे वे। ही नहीं। और लगा ले सर, अब जा घर पैदल। नहीं, मैं अपने घोड़े नहीं दूंगा, यह धोखा है। छिपकली कली नहीं होती। क्या घोड़े नहीं देगा? मगर शर्त में जीते घोड़े तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। गुर्र। थोड़ी देर बाद ये कहेगा कि घोड़े घोड़े नहीं गधे होते हैं। ये मार मार कम वक्त को। हिन हिन। आह, मार गया। दौड़। तालियां। हिन हिन। इधर विक्रम सिंह ने एक विशेष कक्ष में उस श्याम
सभा बुलाई, जिसमें बाकीलाल के साथ ही राज्य के सभी मंत्री व सेनापति मरकब शामिल थे। मरकब को रहमदिल राजा विक्रम सिंह ने माफ कर दिया था। प्यारे मंत्रियों और साथियों, विशालगढ़ में वापसी के बाद कल से हम बाकीलाल के साथ विधिवत रूप से राज कार्य देखना शुरू करेंगे। और आज हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद राज्य में क्या क्या होनी अनहोनी हुई। पहले तुम बताओ महामंत्री। कुछ मत पूछिए महाराज, आपके जाने के अगले ही दिन राज्य में एक और भयानक राक्षस आ गया। वह तो शुक्र है कि महारानी जी को देखकर वह भाग गया, वरना न जाने क्या होता। महामंत्री के चुप होते सेनापति मरकब कह उठा, और महाराज, बात उन दिनों के जब मैं विशालगढ़ पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। मेरा मतलब षड्यंत्रकारियों की खोज कर रहा था कि विशालगढ़ के एक छोटे से कस्बे में हैजे की महामारी फैल गई। मैंने जानबूझकर महारानी जी व राजकुमार को वहां भेज दिया ताकि प्रजा हौसला न खो दे। लेकिन मेरी बदकिस्मती की महारानी जी व राजकुमार वहां से जिंदा बचकर आ गए। महाराज, वह तो मैंने पहले ही एक जड़ी की भस्म का छिड़काव उस कस्बे में करवा दिया था, जिससे वह क्षेत्र रोग मुक्त हो गया था। आप सब ने मिलकर मेरी अनुपस्थिति में विशालगढ़ की जो सेवा की है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। हाँ महाराज, पहले से सचमुच बहुत भारी हो गए हैं। तभी महाराज, कोई ऋषि दुर्भाग्य महाराज से तुरंत भेंट करना चाहते हैं। क्या ऋषि? उसे भगाया क्यों नहीं? मेरा मतलब ऋषि को फौरन। हाँ ऋषि, ऋषि महाराज को तुरंत यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। किंतु महाराज, आप तो जानते ही कि आज तक हम पर जितनी भी मुसीबतें आई, उन सब के पीछे किसी न किसी ऋषि का ही हाथ है। किंतु बाकीलाल, इन ऋषियों के कारण हम कई बार कई मुसीबतों से बचे भी तो हैं। और अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि कभी किसी ऋषि को नाराज नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मोटा फिर मरेगा और मुझे भी मरवाएगा इन ऋषियों के चक्कर में। मगर यह क्या, भीतर पहुंचते ऋषि दुर्भाग्य ने राजा विक्रम सिंह को कस कर दिया एक जापड़। चटाक! महाराज, जबड़ा तो नहीं टूटा? नहीं बाकीलाल, बच गया। अच्छा, फिर जीभ तो जरूर कट गई होगी। नहीं कटी? कमाल है, फिर जरूर हाथ ऋषि का ही टूटा होगा। नम्र स्वर में हाथ जोड़कर विक्रम सिंह ने किया अपना दूसरा गाल भी आगे। क्षमा करे ऋषिवर, एक तमाचा दूसरे गाल पर भी जड़ दे, किंतु मुझे मेरा कसूर अवश्य बताई। मैंने इसे बिना बात के तमाचा जड़ा, पर इसे फिर भी क्रोध न आया। बू! अबे देख क्या रिया है, जड़ एक और तू जड़ता है या मैं जड़ूं? कैसा इंसान है? उफ! अब मुझे कल फिर आना होगा। कमाल है महाराज, इसे रोको, ये तो दूसरा झापड़ मारे बिना ही जा रहा है। ऋषि दुर्भागा के राज दरबार से बाहर निकलते ही, यह क्या महाराज, इस दुष्ट ऋषि को आपने यूं ही जाने दिया? महाराज, आप आदेश दें तो मैं शैतान ऋषि की खाल खिंचवाकर बुत आपके कक्ष में स्थापित कर दूं। तेरे बाप ने भी किसी खाल खींची थी सेनापति के बच्चे, पर कहने में क्या जा रहा है। बाकीलाल, कल हम तुम्हारे साथ शिकार पर चलेंगे। अभी हम जाते हैं रानी स्वर्णलता के पास। मोटा बहाना बनाकर जा रहा है, असल में तो गाल की सिकाई करनी होगी। फिर अगले दिन राज दरबार में अनेक फरियादों की केवल एक ही फरियाद थी, महाराज, हमें सूरता सिंह से बचाइए। वह ठग है महाराज, हम सब उसका शिकार बनकर अपनी कीमती वस्तुओं को खो चुके हैं। मुझसे बड़ा सुरता कौन आ गया विशालगढ़ में? सेनापति, सुरता सिंह को पकड़कर फौरन हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। तभी सेनापति जी को कष्ट क्यों देते हैं महाराज? मैं तो स्वयं ही हाजिर हो गया। महाराज, यही है वो ठग। ओह, कम वक्त ने खुद ही हाजिर होकर मेरी आज की दिहाड़ी मरवा दी, वरना मैं इस काम के रूप में 200-400 रुपया तो झाड़ ही लेता। सुरता सिंह, तुम पर लगा गया इल्जाम तुमने सुन लिया है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? ओ, इसे कैसे पता चला कि मैं आज नहाया नहीं? तब और तब सुरता सिंह ने बताई सारी बातें। फिर अगले पल, महाराज, दरअसल कसूरवार मैंने वे लोग हैं जो हीरे के लालच में मुझसे शर्त लगाते हैं। पर हीरे की यह विशेषता किसी को नहीं पता कि इसे देखते ही सामने वाला सम्मोहित होकर इसके धारक के साथ शर्त लगाने पर मजबूर हो जाता है। ही। अरे वाह, इतना बड़ा हीरा, ये तो मेरे पास होना चाहिए।
ये हीरा तो बाकीलाल की आंख से भी ज्यादा चमक रहा है, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। ही। सूरता सिंह, हम भी तुम्हारी पहेलियों का कमाल देखना चाहते हैं। तुम पहले ही बुझो उसका जवाब। मैं नहीं नहीं, मैं तो राजा हूँ, नहीं बता पाया तो नाक कट जाएगी। बाकीलाल देगा। क्यों बाकीलाल? ही। मैं दरबारियों की जय जयकार के शोर में कुछ कहने नहीं पाया बाकीलाल। तब सूरता सिंह की आंखों में आ गई मक्कारी भरी चमक। बाकीलाल, ऐसी पहले पूछूंगा कि उत्तर देते नहीं बनेगा। ही। मेरा नाम मैं, तेरा नाम तू, बताओ कौन पागल? बाकीलाल जवाब दो। और इस प्रश्न को सुनकर समस्त व्यक्तियों की निगाहें बाकीलाल पर जा टिकी थी। वहीं बाकीलाल की खोपड़ी भी हवा के चक्कर लगाने लगी। बू, यह कैसी पहेली है? अगर मैं उत्तर मैं देता हूं तो भी मैं पागल, और अगर तू मैं देता हूं तो भी मैं पागल। किंतु अगर इसे उत्तर न दिया तो ये मेरी बुद्धि काट लेगा और बाकीलाल का नाम हमेशा के लिए विशालगढ़ के लोगों की निगाहों में से उतर जाएगा। मोटे मुच्छड़ मनुष्य, कहां फंसा दिया मुझे? और तब अचानक कुछ सोचते सोचते प्रसन्नता से उछल पड़ा बाकीलाल। वो मारा पापड़ वाले को, बन गया काम। अब ऐसा जवाब दूंगा इस सूरते को कि ये सारी जिंदगी मुझे नहीं भूल पाएगा। बाकीलाल मुर्गे की तरह गर्दन अकड़ाकर बोला, कुकड़ू को, मेरा मतलब महाराज कि मैं इसके प्रश्न का जवाब कल दूंगा। लेकिन महाराज, अगर इसने जवाब कल से पहले मांगा तो इसे गंजा होना पड़ेगा और बड़े दरबार में खानी होगी 101 जूतों की मार। मुझे बाकीलाल की यह शर्त मंजूर है महाराज, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो कोई दे ही नहीं सकता, न आज न कल। ही। फिर अगले दिन दरबार में, महाराज, बाकीलाल ने मेरे प्रश्न का उत्तर आज देने का वादा किया था। यह झूठ बोलता है महाराज, मैंने बड़े दरबार में स्वयं आपकी मौजूदगी में उत्तर कल देने को कहा था, जबकि इसने जवाब आज मांगकर मेरी शर्त का उल्लंघन किया है। अब इसे गंजा होना पड़ेगा और खानी होगी 101 जूतों की मार। और बाकीलाल की समझदारी पर सारे दरबार में गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट। वाह, बाकीलाल ने क्या खूब जवाब दिया इसे। बड़ा सुरता बन रहा था ये सूरता सिंह। अब बाकीलाल इसका भुट्टा बनाएगा। 101 जूतों की मार इसे लेगा, 101 जूतों की मार इसे लगाकर। ही। जबकि विक्रम सिंह भी स्वयं को रोक न पाए। मेरे प्यारे बाकीलाल, आखिर तुमने एक बार फिर मेरी इज्जत रखी ली। पुछ, तेरी इज्जत रखे मेरा ठेंगार है, मगर दुरट मुच्छड़ मनुष्य, उफ, लगाई दिया चांद को दाग। और तब सूरता सिंह और राज हज्जाम ने किया गंजा। अभी तो बेटा 101 जूते मैंने तेरी चांद पर बरसाने हैं। बू, आज तो मेरी सारी सूरतागिरी निकाल दी इस बाकीलाल ने। बाकीलाल ने बाकीलाल ने कस कस कर जूते हमारे सूरता सिंह की गंजी चांद पर। क्यों मेरी बॉडी काटेगा? ही, ले काट और काट। ही। आह एक, आह दो, तीन, आह और मत मार। तब बाकीलाल उसे खुद ले गया नगर की सीमा पर और, चल अब इस तरफ का रुख मत कीजियो। ही। वाह, मजा आ गया। फिर इस बेइज्जती का भयानक बदला लूंगा। हाय, कम वक्त ने हीरा भी छीन लिया। ही। ऐसे एक दिन मुच्छड़ को भी लात मारकर विशालगढ़ के सिंहासन से नीचे उछाल दूंगा। क्या? मेरा मतलब विशालगढ़ की ओर गंदी निगाह उठाने वाले पापियों को ऐसे लात मारकर उछाल दूंगा। ओह, सैनिकों के सामने यह मैं क्या कह गया। इधर बदले की भावना में जलता हुआ सूता सिंह वन में बढ़ा जा रहा था, आगे और आगे। कैसे कैसे लूंगा मैं अपने इस घोर अपमान का बदला? एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार करके श्रृंगार, मेरे मन के द्वार में घुसत जात। शुस, इसे कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया? हम मरत जात, अरे है एक चतुर नार। ओह, यह क्या मुझे अपने अंदर भयानक शक्ति का एहसास हो रहा है। जाने मुझे क्यों लग रहा कि मैं इस वृक्ष की ऐसी की तैसी कर सकता हूँ। ब्रोक या। दूसरे पल सूरता सिंह की आंखों ने देखा वह चमत्कारी दृश्य। धम, और इस सुअर ने तो अपनी एक ही टक्कर में पूरे वृक्ष को धराशायी कर दिया। ब्रोक, चलो अब मैं करूंगा समूची सुअर जाति पर राज। हा। ब्रोक, ये मेरा रास्ता रोके कौन खड़ा है? ओ तुच्छ मनुष्य, पहले इसी बाधा को दूर करूं। ही गुर्र, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने जाल में फंसत जात।
अमरत जात है। ऋषि दुर्भागा के हाथ से छूटी किरणें इस बात जा टकराई एक चींटे से, और चिटर चिटर कितने आदमी थे। दौड़, पहले सुअर की तबीयत ठीक कर दूं, जो जंगल में सुरता बना घूम रहा है। चिटर चिटर। अरे मेरा पाँव कहाँ फंस गया। मेरा पाँव तो इस चींटे ने दबोच रखा है। चिटर चिटर। दोनों में छिड़ गया भीषण संग्राम। उफ, ये तो पत्थर सा सख्त है। तूने क्या मुझे कीचड़ की तरह मुलायम समझ लिया था। इधर सूरता सिंह की आंखें वैद्य से देख कर मारे आश्चर्य से फटी जा रही थी। यह ऋषि तो बड़ा चमत्कारी है। इस पर कोई दौरा पड़ा हुआ है, और इस दौरान इसके हाथ से कुछ विचित्र किरणें निकलकर जिस प्राणी से टकराती है उसे मिल जाती है अद्भुत शक्ति, जिससे उसका शरीर हो जाता है पत्थर सा मजबूत। फिर इस बार जैसे ऋषि दुर्भागा के हाथ से छूटी हुई अद्भुत किरणें, तो उन किरणों की राह में आ गया सूरता सिंह। एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार में घुसत जात, अमृत जात। अरे हे, तू चाहे बाढ़ में जा, मुझे तो मिल गई शक्ति। या अब मैं लूंगा भयानक बदला। बकलाल की चोटी के भी ऐसी दो टुकड़े कर दूंगा। हा हा हा। मैं कहूं, ऋषि दुर्भागा भी आ चुके थे सामान्य अवस्था में। इधर बाकीलाल और विक्रम सिंह शिकार के लिए पहुंच चुके थे वन में कि तभी महाराज, ऋषि दुर्भागा, वो मुझे तुरंत घोड़े से उतरकर इनका अभिवादन करना होगा। लेकिन घोड़े से नीचे उतरते ही चटाक, महाराज नक्सीर तो नहीं फूटी। नहीं बाकीलाल, फूटने से बच गई। तो फिर कान का पर्दा जरूर फट गया होगा। नहीं, वो भी ठीक है। कमाल है, कुछ तो फटना चाहिए था। जबकि दर क्षमा करे रिसीवर, मुझे मेरा कसूर तो बता दे। ऑफिस से फिर क्रोध नहीं आया। मुझे कल फिर आना होगा। महाराज, ये तो सिर्फ एक ही मारकर चला गया। मेरा मतलब महाराज की इस ऋषि को फौरन सबक सिखाना जरूरी है। जब तक आप इसे भला बुरा नहीं कहेंगे, वो आपको साफ कैसे देगा। नहीं बाकीलाल, मैंने जो तय किया है उस नियम को भंग नहीं करूंगा। जबकि महारानी जी भी एक स्त्री है, कब तक शिकायत करती रहेंगी। राजा भाई राजा, जापड़ खाए ताजा। हिन हिन। तभी, अरे महाराज, एक गिद्दड़ एक शेर, मैं तो शेर का शिकार करूंगा। बाकीलाल, राजा मैं हूं कि तुम। जाओ गिद्दड़ मारो, मैं जाता हूँ शेर मारने। ठीक है महाराज, आपका ऐसा काम मैंने कब डाला है। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि शेर आपका शिकार करे। मेरा मतलब आप शेर का शिकार करें। सैनिकों, तुम यहीं रुककर हमारी प्रतीक्षा करो, कहीं सैनिक मुझ के पीछे पीछे न चल दें। बाकीलाल को देखकर पहले तो गिद्दड़ भाग लिया। गिद्दड़ है तो भागेगा ही, बाके से डरकर। दिखाई तो गिद्दड़ ही दे रहा है, मगर मुझे फिर शेर की खुशबू कहां से आ रही है। हिन हिन। एक जगह पहुंचकर गिद्दड़ रुक गया। ही। आखिर मैं इसे अपने पीछे दौड़ाकर सुनसान जगह पर ले ही आया, जहां इसके साथ कोई सैनिक नहीं है। अब मैं बताऊंगा इसे कि गिद्दड़ मैं हूं कि ये। गुर्र। इधर गिद्दड़ को रुकते देख बाकीलाल ने भी खींच ली घोड़े की लगामें। ये तो रुक गया। भागने के लिए घोड़ा मोड़ता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मुड़ने का हूँ। मेरे मुड़ते ही गिद्दड़ पीछे से मुझे दबोच लेगा। मैं नहीं मुड़ने का। हाँ। फिर दूसरे पल गिद्दड़ ने बाकीलाल पर छलांग लगा दी। वो, ये गिद्दड़ मुझ पर आक्रमण क्यों कर रहा है। मैंने तो सुना कि गिद्दड़ लोग डरपोक होते हैं मेरी तरह। लेकिन इससे पहले कि गिद्दड़ बाकीलाल तक पहुंच पाता, गिद्दड़ से आ टकराया वह बलशाली सुअर। उफ, ये चीटा तो बुरी तरह से चिपक गया है, और अभी ये कौन टकरा गया मुझसे। ब्रो, इसे अपनी पीठ से फेंक देता हूँ, वरना ये मुझे भी मरवाएगा। हिन हिन। पर ये शेर की खुशबू कहां से आ रही है। अरे आह। तभी एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने जाल में फंस जात, मरत जात। अरे हे, बचाओ। दूसरे फल, पहाड़ की तरह मैं गुस्सा मारकर तोड़ूंगा। ही। चलो पाड़ने से इस विशाल चट्टान का ही चूरा बना देता हूँ। बाकीलाल को दिखाई पड़ा दुष्ट गिद्दड़। उंगली मारकर इस गिद्दड़ की खोपड़ी के 1000 टुकड़े कर दूंगा। हिया। वो फिर जंगली सुअर तो मार ही डालेगा। अरे ये क्या, सामने तो वही वही मानव है। इससे भी बचना होगा, क्योंकि सुअर से गिरा देकर ये मुझ पर आक्रमण कर सकता है।
गिद्दड़ तो पलक झपकते ही बाकीलाल के रास्ते से हट गया और बाके के सामने पड़ गया वहीं सुअर। धौड़! बाके के शक्तिशाली वार से हड़बड़ाया सुअर उछलकर जा चिपका मकड़ी के उस विशाल व मजबूत जाल पर। ब्रो! उफ! इस जाल से कि जितना छूटने की कोशिश करता हूँ, ये उतना ही मुझसे चिपकता जा रहा है। उफ! इसके चक्कर में मैं भी फंस गया जाल में। चिटर चिटर। ओह! ऋषि दुर्भाग्य! तो वह जा रहा है जिसके कारण मेरे शरीर में अद्भुत शक्ति भर गई है। इधर उसी समय एक चमत्कार और हुआ। ओह! मैं शाप मुक्त हो गया। मैं समझ गया कि तुम बाकीलाल हो, मगर तुम गिद्दड़ से सिंह मानो में कैसे बदल गए? ओह! मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि शेर की खुशबू क्यों आ रही है। अब समझ में आई सारी बात। यह मीलों लंबी कहानी है, पर मैं तुम्हें एक ही कोस में सुना देता हूँ। मेरा नाम सिंह बहादुर है। सिंह देवता ने मेरे दांतों व पंजों को पत्थर का भी सीना फाड़ देने की शक्ति दी हुई है, मगर मैं राजा सिंह राज का पुत्र होने के बाद भी बड़ा डरपोक था। पिताजी बचाओ चूहा! चलो, जिंदगी में कोई तो मुझसे डरा। ची ची। एक बार क्या हुआ कि मेरे डर को दूर करने के लिए मुझे अकेला जंगल में छोड़कर सभी सैनिक इधर उधर हो लिए। पिताजी, माताजी बचाओ, एक कौवा मुझे ठोंग मार देगा। तभी अचानक उधर से गुजरी सिंह सुंदरी और मैं उस पर लट्टू हो गया। अरे सुंदरी कौन है? मैं इससे विवाह करूंगा। कांटों से खींच कर ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। कोई न रोको दिल की उड़ान को, दिल भर चला आ। बस, इससे आगे नहीं जाने दूंगा मैं इसे। ही। अब मैं जाकर सुंदरी से प्रेम निवेदन करता हूँ। सुंदरी बागों में बहार है मगर तुम पूछ क्यों रहे हो? कलियों पे निखार है, हाँ है, मगर तुम पूछ क्यों रहे हो? तो तुमको मुझसे प्यार है? ना ना ना। तभी, ओए चल ओए, राजकुमार पीछे हो जा। इससे विवाह मैं करूंगा। मैं बहुत ज्यादा भयानक राक्षस हूँ। ज्यादा बोलेगा तो आते आते निकाल कर खा जाऊंगा। चल फुट फुट। ठीक है राक्षस भैया, मैं अब इसे अपनी बहन बना लूंगा। ले जाएंगे सिंह वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रह जाएंगे, राजकुमार टापते रह जाएंगे। नहीं, मुझे बचाओ। राजकुमार सिंह बहादुर, मैं तुमसे ही प्रेम करती हूँ। क्या? मगर अभी तो तुमने कहा था कि ना ना ना। पहली बार में कैसे हाँ कह देती मूर्ख। लेकिन अब मैं फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहता था, सो वापस लौट लिया। तभी मैंने देखा कि ऋषि को। उफ, न जाने कहां चलेगी। इधर वर पक्ष वाले उसे देखने को बैठे हैं। अरे राजकुमार, तुम यहाँ? तुमने मेरी पुत्री सिंहनी को तो नहीं देखा? ओ, वो तो आपकी पुत्री थी। मुबारक हो ऋषिवर, एक राक्षस उसे विवाह के लिए उठाकर ले गया है। मैंने ऋषि की पूरी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद ऋषि क्रोधित हो गए और मुझे सांप देकर बना दिया गीदड़। फिर मेरे अनुनय विनय करने के पर वे नम्र हुए। ठीक है, जिस दिन बाकीलाल नाम का नौजवान तुम पर वार करेगा, मगर वह वार तुम्हें न लगकर तुम्हारे किसी दुश्मन को लगेगा, उस दिन तुम मेरे सांप से मुक्त हो जाओगे। मैं गीदड़ बन गया। यह कहते हुए सिंह बहादुर बोला, बाकीलाल, गीदड़ बनने के बाद मैंने अब डरना छोड़ दिया है। यह लो, यह अंगूठी, इसे पहन लो। संकट के समय जब भी तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारे मुंह से शेर की दाढ़ निकलेगी। तब मैं आ जाऊंगा। ओह! इसी के साथ बनती चलेगी बाकीलाल की योजना। अब मेरे पास दो दो शक्तियां हैं, जिनकी बदौलत आज रात ही मैं विक्रम सिंह के कक्ष को धक्का मारकर गिरा दूंगा। इसी के साथ कक्ष में स्वयं स्वर्णलता और राजकुमार भी मारे जाएंगे। और इस काम में मुश्किल आई तो फिर मैं बुलाऊंगा सिंह बहादुर को। इधर सूरता सिंह अपनी शक्ति के मद में चूर हुआ वर्षों ढेर करता चला जा रहा था। पूरे विशालगढ़ को ऐसे ही तबाह कर दूंगा। ठहरो कोचवान, रथ रोको। वह ऐसे एक बहादुर योद्धा की खोज थी हमें। रथ से उतरकर राजा पहुंचा सूरता सिंह के पास। मैं गंजा नगर का राजा गंजे सिंह हूँ। गंजा नगर बड़ा अजीबो गरीब नाम है आपके नगर का महाराज। हाँ, इसके पीछे एक कहानी है। हमें अपने बालों से अत्यधिक प्रेम है, किंतु जब हमारे पिताश्री की मृत्यु हुई तो हमें अपने बालों का त्याग कर गंजा होना पड़ा। फिर हमारे बाल अभी पूरी तरह से उग भी नहीं पाए थे कि हमारे दादाश्री की मृत्यु हो गई और हमें फिर बालों को त्याग कर गंजा होना पड़ा। भीमसेन तेल की मालिश के बाद बाल फिर उगने लगे।
मगर अभी एक माह भी नहीं बीता था कि हमारे परदादा की मृत्यु होगी, और चूंकि संस्कार हमें ही करने थे, अतः हमें फिर बालों को त्याग कर गंजा होना पड़ा। कुदरत की मार देखो, परदादा की मृत्यु को 15 दिन ही बीते थे कि पड़ोस के राज्य से हमारे चाचा श्री के देहांत का समाचार आ गया। हमें फिर बालों का त्याग कर गंजा होना पड़ा, ताकि कोई हमें गंजा कहकर न पुचड़ाए। इसलिए हमने अपने नगर के सभी नागरिकों को गंजा करवाकर नगर का नाम गंजा नगर कर दिया है। तुम्हें भी गंजा और बहादुर देखकर हमें अपार खुशी हुई। भला वो क्यों महाराज? पिछले दिनों मैंने विशालगढ़ से मित्रता बढ़ाने के उद्देश्य से महारानी स्वर्णलता को जब अपने महल में भोजन पर आमंत्रित किया तो ही वाह, यहाँ तो दिन में भी चांद खिले हैं। अरे रे महाराज, मक्खी आपके सिर पर बैठ गई है, फिसल कर गिर गई तो चोट लग जाएगी। ही गुर्र। तब रानी स्वर्णलता ने हमारा बहुत अपमान किया था। तब से मैं किसी ऐसे योद्धा की खोज में था जो मेरे उस अपमान का बदला ले सके और विशालगढ़ का नामो निशान तक मिटा डाले। तुम्हारी शक्ति देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम ऐसा कर सकते हो। मैं और मेरी गंजी सेना तुम्हारे साथ होगी, और जीत के बाद मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री गंजी लता से कर दूंगा। विशालगढ़ से बदला तो मुझे भी लेना है। ठीक है महाराज, मुझे यह प्रस्ताव मंजूर है। मैं चुपचाप छद्म वेश धरकर आज रात महल तक पहुंच जाऊंगा, और फिर एक ही धक्के से गिरा दूंगा महल, जिसमें दबकर बाकीलाल, राजा रानी व उनके पुत्र सभी की जीवन लीला का अंत हो जाएगा। और धड़ाम का स्वर सुनते ही आप गंजी सेना के साथ आक्रमण कर देना। वाह, तो फिर बैठो रथ में। उसी रात ही चेयर और घनघोर सन्नाटा है। यही समय उचित है महल को धक्का देकर गिराने का। वो वह साया किसका है? इसके सिर पर हवा से लहराती बोधी बता रही है कि साया बाकीलाल का है। मगर बाकीलाल इस प्रकार चोरों की तरह छिपकर महल से बाहर क्यों जा रहे हैं? इधर महल के ठीक निकट पहुंच चुका था सूरता सिंह भी। हा हा हा, आज की रात इस महल में रहने वालों की आखिरी रात होगी। चलो अच्छा हुआ मुझे किसी ने देखा नहीं। लेकिन यह क्या, बाकीलाल सीधा जाकर गिरा सूरता सिंह के ऊपर, और दो शक्तिशाली योद्धाओं के टकराने से हुई जोरदार आवाज। धड़ाम। कौन है? इधर प्रसन्नता से उछल पड़ा राजा गंजे सिंह। धड़ाम का स्वर, इसका मतलब सूरता सिंह ने महल ढा दिया। आक्रमण। अपनी गंजी खोपड़ियों को पिछले 6 माह से तेल पिला पिलाकर मजबूत किया है। आज इनकी मजबूती की परीक्षा है। धड़ाम के स्वर के साथ ही उछलकर नीचे गिरी रानी स्वर्णलता। रानी, तुमको कितनी बार कहा कि खुद को पलंग से बांधकर सोया करो, मगर वो गट्ठर गिरने के बाद से पहले वाला धमाका कैसा था? कहीं किसी शत्रु ने महल पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? और ये दो पर्वतों के टकराने का शोर कैसा है? मेरी तलवार, उफ, ये तो सिर्फ मयान है। इसमें से मेरी तलवार कहाँ गई? कल राजकुमार गन्ना छीनने के लिए तलवार ले गया था, मैं उससे पूछती हूँ। तभी, महाराज, बड़ी खुशी की बात है, मेरा मतलब बड़े दुख का समाचार है। राजा गंजे सिंह ने अपनी नियति गंजी सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। क्या गंजी सेना? तब तो तलवार की जरूरत ही नहीं। सेनापति मरकब, सभी सैनिकों को पेट पर नुकीले कांटों वाले कवच पहनाकर जंग में भेजो। ठीक है महाराज, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। इधर आमने सामने थे बाकीलाल और सुरता सिंह। ओ सुरता, तू? बाकीलाल, अच्छा हुआ जो तू बारी मिल गया। तुझे मारने के बाद ही अब मैं महल को धक्का देकर गिराऊंगा। अबे जा, जा बड़ा आया पहलवान। तुझे अखरोट की तरह न फोड़ दिया तो मेरा भी नाम बाकीलाल नहीं। बू, मेरी योजना की टांग तोड़ने ये सुरता बीच में कहां से आ मरा? बाकीलाल में इतनी ताकत कैसे आ गई? सुरता के जोरदार धक्के से बाकीलाल पीछे गुलाब की झाड़ियों पर जा गिरा, और इसी के साथ उसके मुंह से निकली चीख उंगली में पहनी सिंह बहादुर की अंगूठी के कारण बदल गई शेर की दाढ़ में। दौड़। इधर सुरता सिंह ने भयानक ठास लगाते हुए गिरा दी एक दीवार। अरे, सुरता के पास इतनी ताकत कहां से आ गई? बाकीलाल अकेला उससे भिड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। ओह! बाकीलाल के गुस्से से सुरता सिंह उछलकर दूर जा पड़ा। वाह! तभी वहां आ पहुंचे राजा गंज सिंह और उनकी सेना। मारो मारो, आक्रमण! तभी बाकीलाल की दाढ़ सुनकर अपने अंगरक्षकों के साथ वहां आ पहुंचा सिंह बहादुर। बाकीलाल, मैं आ गया। ओ सिंह बहादुर!
सिंह बहादुर के अंगरक्षकों ने जकड़ लिया सूरदास सिंह को और सिंह बहादुर ने अपने नुकीले नाखूनों से भेद डाला सूरदास सिंह का जिस्म। खचाक! आह! इधर गंजी सेना टकरा गई विक्रम के सैनिकों से, मगर ही आ गंजे मार मुझे, दुश्मन की इस चाल का जवाब तो हमारे पास है ही नहीं। राजा गंजे सिंह सहित सभी सैनिक वहां से भाग गए। तभी वहां आ पहुंचे ऋषि दुर्भागा और उन्होंने जड़ दिया विक्रम सिंह को एक तमाचा। विक्रम सिंह को क्रोध आ गया। हद हो गई, तू मुझे कोई पाखंडी दिखता है? तेरी दाढ़ी भी मुझे नकली दिखती है। इसके साथ बोल उठे ऋषि दुर्भागा। क्या तूने मुझे पाखंडी कहा? पहले कह देता तो दो दो थप्पड़ खाने से बच जाता। ही क्या मतलब? अभी बताता हूं, मगर पहले मैं बाकीलाल से अपनी वह ताकत ले लूं जो दौरे के दौरान इसे भी सूरदास सिंह की तरह अचानक मिल गई थी, जिसकी शक्ति के कारण इसके शरीर का भेदना असंभव है। अरे क्या इसने अपनी ताकत वापस छीन ली? यानी योजना की टांग बिल्कुल ही टूट गई। बू! तब ऋषि दुर्भाग्य ने बताया, यक्षदेव एक दिन मेरी परीक्षा लेने के लिए एक दुर्बल के रूप में मेरी राह में गिर गए और मुझसे खड़े होने के लिए थोड़ी ताकत मांगी, मगर मैंने उसे एक साधारण मानव जान उसे अपनी ताकत देना व्यर्थ ही समझा। तब क्रोधित हो यक्षदेव ने मुझे शाप दे दिया। ऋषि दुर्भाग्य, जिसके पास जो ज्ञान व शक्ति है उसे चाहिए कि वह उसे भले कार्यों के लिए प्रयोग करे। जा, हम तुझे शाप देते हैं कि तुझे दिन में कभी भी दौरा पड़ेगा और तब तेरी शक्ति इधर उधर व्यर्थ ही उत्सर्जित होगी। नहीं समय यक्षदेव। तब मेरे अनुनय विनय करने पर यक्षदेव ने मुझे क्षमा करते हुए कहा, तो फिर जा किसी राजा को क्रोधित कर, जैसे वो राजा तुम पर क्रोध करेगा मेरे शाप का असर जाता रहेगा। मगर ध्यान रहे, राजा को क्रोध दिलाने की चेष्टा दिन में एक ही बार करना। जबकि इधर सिंह बहादुर भी बाकीलाल की मदद करके वापस जा रहा था। अच्छा बाकीलाल, अब उस अंगूठी को फेंक देना, क्योंकि बार बार तुम्हारी मदद करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा। और इस प्रकार बाकीलाल, सिर्फ तुम्हारे कारण ही आज फिर बच सके हैं हमारे प्राण। आग गले लग जा पुछ। वो मुझे पता होता कि सूरता महल ढाने आ रहा है तो फिर मैं पहले ही महल से न भाग जाता। महाराज, अब तैयारी की जाएगी, कल निकलने वाली है आपकी शव यात्रा, मेरा मतलब शोभा यात्रा की। ही समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।